हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर हमने किया था भोक्ता का व्यवहार, भोक्ता का संतुलन, भोक्ता का साम्य, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन लास्ट के अंदर जब उस क्लास के अंदर हमने छोड़ा था उसको मैं एक बार और थोड़ा आपको बता देता हूँ तीनों शर्तों के बारे में, जो हमने 3 शर्तें पढ़ी थी। देखो, हमने भोक्ता का जो साम्य किया था, भोक्ता का साम्य, और उस वीडियो के अंदर मैंने भोक्ता का साम्य किया था, वो किया था क्रमवाचक विचारधारा के आधार पर, क्रमवाचक विचारधारा। और क्रमवाचक विचारधारा के अंदर हमने पढ़ा था एक तो तटस्थता मानचित्र, तटस्थता वक्र और बजट रेखा, ये हमने पढ़ी थी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था भी जहाँ पर भोक्ता का साम्य होता है। एक बार मैं इसको थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। भी हमारा जो तटस्थता मानचित्र था वो ये था, इसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, वक्र, एक से ज़्यादा तटस्थता वक्रों को दर्शाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तटस्थता मानचित्र कहते हैं। ठीक है, ये 3 ही बना लेते हैं, बहुत है, एक से ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब एक से ज़्यादा वक्र है तो ये तटस्थता मानचित्र है। और हमने ये भी बात की थी, अगर आप भोक्ता हो, मैं भोक्ता हूँ, यदि मेरे से ये पूछा जाए भी आप कौन से वक्र पर रहना पसंद करोगे, तो हमेशा भोक्ता दाईं ओर वाला जो ऊंचा वक्र है उस पर पसंद करेगा क्योंकि यहाँ पर उसको ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त हो रही है, ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है। कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है उसको कम प्राप्त हो, सभी व्यक्ति चाहते हैं उसको ज़्यादा प्राप्त हो, और ज़्यादा उसको तभी प्राप्त होगा जब ऊपर वाले वक्र पर जाएगा। लेकिन वो रहेगा कौन से वक्र पर, साम्य कहाँ होगा, साम्य वहाँ होगा जहाँ पर जिस तटस्थता वक्र को कीमत रेखा स्पर्श कर जाएगी। आप ऐसे बना लो, जिस वक्र पर कीमत रेखा क्या कर जाएगी, स्पर्श, यानी ये ए बी कीमत रेखा है। देखो, इस वक्र पर कीमत रेखा, यहाँ पर ए, आप यहाँ बिंदु दे दो, कुछ भी पी बिंदु दे दिया या ई बिंदु दे दिया साम्य के लिए हमने। ठीक है, ई बिंदु पर भोक्ता का साम्य है। क्यों? क्योंकि अब वो न तो ऊपर और जा सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो अप्राप्त होता है ये क्षेत्र, और ये प्राप्त होता है। इसका मतलब ऊपर वाला तो अप्राप्त है, यानी कीमत रेखा से जो दाईं ओर का क्षेत्र होता है वो अप्राप्त होता है, उसको तो भोक्ता प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ही 100 रुपये मान लेते हैं, इसके ऊपर उसके 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। अब ऊपर तो जा ही नहीं सकता, निचले पर वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि नीचे जाने पर उसको वस्तुएं कम प्राप्त होगी, और भोक्ता अधिकतम वस्तु चाहता है। तो कहाँ पर उसको साम्य होगा, जहाँ पर, मैंने लिखा भी था, एक बार लिख देता हूँ, जहाँ पर तटस्थता वक्र व कीमत रेखा, या आप इसको बजट रेखा बोल रहे थे, बजट रेखा, बजट रेखा होता है जनता का, जिस व्यक्ति के पास जितनी आमदनी होती है, आय होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वस्तु खरीदेगा वो। मान ली मेरी आय 100 रुपये, तो मैं 200 की वस्तु थोड़ी खरीद लूँगा, मैं 100 रुपये के अकॉर्डिंग, कहते हैं ना घर वाले, अपने चादर के अनुसार ही पैर पसारने चाहिए। इसका मतलब जितनी मेरी आय होगी, इनकम होगी, जितना मेरे पास बजट होगा, उतना ही तो मैं वस्तु खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो जहाँ पर तटस्थता वक्र और कीमत रेखा क्या कर जाए, आपस में स्पर्श कर जाए। साम्य की ध्यान रखना, आप ये लिख सकते हो, प्रश्न आता आपको साम्य की शर्तें। तो साम्य की पहली शर्त है भी स्पर्श करनी चाहिए, काटना नहीं चाहिए। देखो, काट तो यहाँ पर भी, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। मैंने क्या लिखा है, मैंने समझ लिखा है स्पर्श करना चाहिए। काट तो यहाँ पर भी रहे, इस बिंदु पर मान लेते हैं एक्स वाई बिंदु नाम दे देता हूँ उसको मैं, काट रहे ना, लेकिन काटना साम्य नहीं है। साम्य वही होगा जहाँ पर दोनों स्पर्श करेंगे, और स्पर्श यहाँ होता है, यहाँ कटता है, और मैंने काटने वाली तो बात ही नहीं लिखी शर्त में। मैंने क्या लिखा है भी तटस्थता वक्र और जो बजट रेखा है वो आपस में स्पर्श करनी चाहिए, और स्पर्श कौन से बिंदु पर हो रहा है, ये बिंदु पर हो रहा है, इसका मतलब ये साम्य का बिंदु है। सेकंड, अगर इसकी शर्त की बात करें हम, आप कह सकते हो भी जहाँ पर दोनों स्पर्श करें, दोनों यानी बजट जो आपका तटस्थता वक्र है, बजट रेखा है, दोनों स्पर्श करें, जहाँ पर दोनों स्पर्श करें, स्पर्श करें वहाँ लिख दो, चलो, वहाँ तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उनतोदर होना चाहिए, मूल बिंदु के उनतोदर होना चाहिए। देखो, मूल बिंदु के उनतोदर भी है, ये देख लो, इसकी सेब ऐसे है या नहीं, इसका मतलब दूसरी शर्त भी कंप्लीट हो रही है। तीसरी शर्त मैं कह रहा हूँ, जहाँ स्पर्श करे
वहाँ तटस्थता वक्र व बजट रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देख लो, जहाँ ये देखो जो जो रेखाएं आपस में जहाँ स्पर्श कर जाती है वो दोनों रेखाएं बराबर हो जाती है उस बिंदु पर। देखो बराबर तो यहाँ पर भी है, क्यों यहाँ पर भी काट रही है। एक बिंदु ऐसा है, एक्स पर भी दोनों बराबर है, वाई पर भी दोनों बराबर है, लेकिन बराबर तो है, लेकिन फिर ये शर्त पूरी नहीं हो रही स्पर्श वाली। तो तीनों शर्त कहाँ पूरी हो रही है? स्पर्श करें, इसका मतलब यहाँ स्पर्श कर रही है, पहली शर्त कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ये सामने वाला बिंदु है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उर्ध्वोत्तर और बिल्कुल मूल बिंदु के उर्ध्वोत्तर है। यहाँ तो क्या है, तटस्थता वक्र नीचे गिर रहा है, यहाँ इस साइड में जा रहा है, उर्ध्वोत्तर तो नहीं है ना। इसका मतलब शर्त दूसरी कहाँ पूरी हो रही है? यहाँ पूरी हो रही है। तीसरी बात, जहाँ ये स्पर्श करे वहाँ पर ढाल दोनों के बराबर होना चाहिए। देख लो यहाँ पर इतना और इतना ढाल बराबर है, यानी जहाँ पर ये स्पर्श करेगा वहाँ पर जो जिस बिंदु पर तटस्थता वक्र और बजट रेखा स्पर्श करेगी वहाँ पर दोनों के जो ढाल है वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ये तीन शर्तें हैं और ये आपका एक प्रश्न भी है, साम्य की शर्तें बताओ। तो साम्य की ये शर्तें जो आपको डायग्राम को देखकर ही लिखना है। पहला तो है तटस्थता वक्र कीमत रेखा आपस में स्पर्श करनी चाहिए। दूसरा, जहाँ पर ये स्पर्श करेगी वहाँ पर मूल बिंदु के उर्ध्वोत्तर होना चाहिए। और तीसरा, इनका ढाल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी इस स्पर्श के दौरान आप ये लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तटस्थता वक्र बराबर बजट रेखा। यानी जहाँ भी स्पर्श करेगा वहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इनका मान बराबर हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये आपका भोक्ता का साम्य है जो क्रमवाचक विचारधारा के आधार पर है। और हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है, भोक्ता का व्यवहार, भोक्ता का साम्य, भोक्ता का संतुलन। उसके अंदर हमने गणनावाचक विचारधारा को लेकर चले थे, मार्शल और पिगू वाली। उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रयोगिता मापनीय होती है, और उसके अंदर एक तो सीमांत प्रयोगिता राशि नियम पढ़ा था, एक सम सीमांत प्रयोगिता नियम के द्वारा हमने क्या किया था? भोक्ता का समय किया था, संतुलन किया था। उसके अंदर हमने दो शर्तें पढ़ी थी, बजट की शर्त भी पढ़ी थी। ये क्रमवाचक विचारधारा वाले जो हिग्स और एलन है, ये कहते हैं प्रयोगिता मापनीय नहीं है बल्कि क्रम दे सकते हैं। और क्रम देते वक्त उन्होंने जो परिभाषित किया था वो तटस्थता वक्र, तटस्थता मानचित्र, उसके बाद जो बजट रेखा है इसके द्वारा परिभाषित किया था। और इसी के द्वारा इन्होंने क्या कर दिया? भोक्ता का समय कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यानी भोक्ता का समय और संतुलन आपके दोनों विचारधाराओं से कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके जो प्रश्न उत्तर है, जो बुक के और भी कुछ नोट्स हैं, जितने भी नोट्स आपको बुक्स के अंदर अन्य जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, एक तो बुक्स के पीछे वाले जितने प्रश्न दे रखे हैं, उसके अलावा भी अन्य बहुत से प्रश्न मैंने बना रखे हैं जो आपको PDF फाइल के द्वारा मैं उपलब्ध करवाऊँगा। आप PDF फाइल को डाउनलोड करके आप वहाँ पर अपने प्रश्न उत्तर क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। टोटल जितने भी इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो आपको मैं बता दूंगा। यानी इसका मतलब ये आपका चैप्टर जो सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर चलता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो 3rd नंबर का अध्याय 3 वो है आपका कंसेप्ट ऑफ डिमांड, यानी मांग की अवधारणा। मांग की अवधारणा बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है आपका ये। मांग की अवधारणा बहुत ही अच्छे चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम मांग के बारे में पढ़ेंगे। टोटल डिमांड होती है वो क्या होती है, मांग क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार हम मांग के लोच वगैरह ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार हम मांग को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मांग की अवधारणा शुरू करने से पहले क्यों ना मांग के बारे में पढ़ लें, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना, जिसका कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। ये हमने अवधारणा भी पढ़ रही, कंसेप्ट पूरा लेसन ही किया, मांग के बारे में पता ही ना हो तो फिर तो करने का फायदे नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था और अब भी कह रहा हूँ, तो जब तक आपको लेसन का नाम याद नहीं होगा ना तब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले आपको लेसन का नाम याद करना है। नाम याद करने का अर्थ क्या होता है भी, जो नाम है उसका पूरा निष्कर्ष आपको निकालना है, क्योंकि लेसन का नाम होता है वो निष्कर्ष होता है, सार तत्व होता है। क्योंकि देखो नाम तो इतना कि है मांग की उदाहरण, लेकिन इसके लिए आप कम से कम 5-6 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इन 5-6 पेजों का जो डिसीजन आएगा, जो निर्णय आएगा वो यही आएगा भी मांग के बारे में बताया जा रहा है।
तो इसके पहले क्यों ना मांग के बारे में टोटल कंप्लीट करें। देखो मांग क्या होती है, हम अगर नॉर्मल जीवन में पढ़ें, आप अपने जीवन के अंदर डेली वे के अंदर जो आप काम करते हो, बहुत सी वस्तुओं का डिमांड करते हो ना। आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही पापा को बोलते हो हमें ये चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें जूते चाहिए, जो भी ड्रेस चाहिए, हम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, क्या वो मांग है? सभी मांग है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सुबह उठते बहुत ज़्यादा डिमांड करता हूँ, मेरे को ड्रेस ला के दो, जूते ला के दो, वो ला के दो, वो ला के दो। क्या सारी जितनी भी मैं जो डिमांड रखता हूँ क्या वो पूरी हो जाती है? सब कभी नहीं होती, पापा कभी पूरी नहीं करते। उसके अंदर कुछ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होती है, उसको पूरा कर देते हैं वो। ठीक है, इसका मतलब जितनी हमारी इच्छाएं होती है वो सभी डिमांड नहीं होती, वो तो हमारी इच्छा है भी, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए, मेरे को और मोबाइल चाहिए, ये तो हमारी इच्छाएं हैं, मांग नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ इच्छा है जो डेली जागृत हो रही है। किसी दूसरे के हाथ में हमने बढ़िया फ़ोन देख लिया, मेरे को तो ये फ़ोन चाहिए, बढ़िया बाइक देख ली, मेरे को तो ये बाइक चाहिए, बढ़िया कार देख ली, मेरे को तो ये कार चाहिए। ये इच्छाएं हैं, मांग नहीं है। ध्यान रखना, मांग कब होती है? मांग तब होती है जब वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु खरीदी जाती है। देखो मेरी एक दिन के अंदर बहुत इच्छाएं हुई, मेरे को ड्रेस चाहिए, मेरे को जूते चाहिए, मेरे को और भी मान लो आइसक्रीम चाहिए, ठीक है, और मेरे को मोबाइल चाहिए। मेरी बहुत इच्छाएं हुई थी सुबह, लेकिन उसके अंदर पापा ने क्या किया, इसको खरीद के ला दिया, मेरे को जूते खरीद लिए हमने। तो ध्यान रखना, ये तो सिर्फ इच्छाएं हैं, ये है मांग। यानी जो वस्तु खरीदी जाती है, जो वस्तु हम वास्तव में बाजार से खरीद लेते हैं, वो होती है मांग। तो इसके आधार पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसकी एक परिभाषा लिख देता हूँ, अर्थ लिख देता हूँ, मीनिंग लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखना आप। मैं लिख देता हूँ, वस्तु की कीमत दी होने पर अर्थ होता है कि वस्तु की कीमत निश्चित होती है, भी इतनी वस्तु की कीमत में मिले। घर वाले नहीं बोलते, भी हम बोलते हैं तो मेरे तो यार मोबाइल ला के दो, घर वाले कहते हैं वो तो 15,000 का आएगा ये वाला मोबाइल। इसका मतलब जिनकी कीमत दी हुई होती है, निश्चित होती है, यानी वस्तु की कीमत दी होने पर एक नियत समय में, समय भी नियत होता है। हम कई बार नहीं बोलते, सर्दियों के अंदर हम आइसक्रीम की बात करें तो कहेंगे घर वाले गिरा देंगे क्या, वो ये कहेंगे अरे सर्दी चल रही है, सर्दियों में आइसक्रीम थोड़ी खाते हैं। अब जूते लेने जाते हैं तो घर वाले कहें जूते थोड़ी लेते हैं, कोई चंपल वगैरह या कोई सैंडल वगैरह लो ताकि गर्मी में आसानी रहे। तो समय भी एक नियत होना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग भी मांग चलती है। तो वस्तु की कीमत दी होने पर एक नियमित समय में वस्तुओं या वस्तु को खरीदना या वस्तु की मात्रा को खरीदना ही क्या है, मांग है। ये ध्यान रखना बात। तो मांग की परिभाषा समझ गए आपको। एक तो उसकी कीमत होती है, कीमत दी हुई होती है, अभी ये वस्तु इस कीमत की है, ठीक है। एक समय भी निश्चित होता है, नियमित समय भी होता है। तो निश्चित एक वस्तु की कीमत दी होने पर नियमित समय में जो वस्तु को हम खरीद लेते हैं, जो वस्तु को हम क्रय विक्रय कर लेते हैं, बाजार में जाके ले आते हैं, वो होती है मांग। बाकी मांग नहीं होती, सिर्फ इच्छाएं होती है, ठीक है। तो ये है मांग, समझ गए ना बात। इच्छा के बारे में समझ गए, मांग के बारे में समझ गए। तो मांग होती है जो वस्तु को जब हम खरीद लेते हैं, जब वो कहलाती है मांग। यानी वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा जो हम खरीदते हैं वो कहलाती है मांग। अब हम नेक्स्ट इसी के आधार पर हम एक बात और करें मांग के बारे में। तो आप कहोगे सर ठीक है, क्या मांग में एक सिर्फ खरीदना ही होता है या एक निश्चित समय या कीमत ही होती है? भी वस्तु कैसे बिकती है बाजार से, कैसे हम खरीद लाते हैं, ठीक है, हम पैसे देकर खरीद लाते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत से पहले की बात जो बातें होती है, फैक्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, भूमिका निभाती है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम एक पर्सन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, फिर आपको बढ़िया समझ आ जाएगा। मैंने लिखा मांग के आवश्यक तत्व, मांग के आवश्यक तत्व बताइए। देखो मैंने लिख दिया मांग के आवश्यक तत्व बताइए। आवश्यक तत्व इसका मतलब एक इच्छा है, वो मांग में कैसे कन्वर्ट होती है, कौन कौन से तत्व है जिसके द्वारा हम वस्तु खरीद लाते हैं। मेरी सुबह इच्छा हुई, जागृत हुई, मेरे को ये वस्तु खरीदनी है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व प्रभावी भूमिका निभाते हैं और मैं बाजार में जाके वो वस्तु खरीद लाता हूँ। तो ध्यान रखना, पहली भूमिका तो इसकी आवश्यक तत्व में बात कर सकते हो, इच्छाएं,
यानी मेरी इच्छा जागृत हुई तभी तो वस्तु की मैं डिमांड कर रहा हूँ, वो वस्तु मैं कह रहा हूँ मेरे को चाहिए, पापा को बोल रहा हूँ या खुद बाजार में जाके ला रहा हूँ। तो पहले तो इच्छाएं होनी चाहिए, क्योंकि बिना इच्छा हम किसी वस्तु को नहीं खरीदते। खरीद लेते हैं क्या? कई बार हम जो इच्छा नहीं होती वो हमें देता तो हम कहते हैं ना, ये तो मेरे पीछे अगर फेंक कर भगा कर मारेगा तो ही नहीं उठाऊंगा इसको मैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो वस्तु खरीदने की इच्छा नहीं है हमारे अंदर। अगर वो सस्ती मिल रही है ना तो भी नहीं खरीदते हम उसको। बिल्कुल सस्ती दे ना, चलो ठीक है 100 रुपये वाले तो 10 रुपये में ले जाए यार, तो भी हम कहेंगे नहीं खरीदेंगे जी। क्यों? क्योंकि वो इच्छा ही नहीं है हमारी। अगर इच्छा हो तो 100 रुपये की वस्तु का हम 150 रुपये दे आते हैं। हम कहेंगे मेरे को तो चाहे 150 रुपये ले लो, मेरे को तो यही वस्तु चाहिए। इसका मतलब इच्छा भी होनी जरूरी होती है, तब जाके हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। सेकंड हम बात करें इसमें, इच्छा होने के साथ साथ हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। इसका मतलब साधन भी होने चाहिए। अकेली इच्छा से क्या बनता है? भाई इच्छा तो मेरी बहुत बड़ी है, भाई मेरे पास बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर आने के लिए एसी रूम होना चाहिए, बहुत इच्छाएं बनती है। बढ़िया ड्रेस होना चाहिए, बढ़िया रहने के लिए मकान होने चाहिए, ठीक है, बहुत इच्छा है ना। अच्छा लाख रुपए का मोबाइल होना चाहिए। लेकिन इच्छा से क्या होता है? अरे उसके बराबर मेरे पास पैसा तो होना चाहिए ना। मेरे को लाख का मोबाइल चाहिए तो लाख रुपए तो होने चाहिए मेरे पास। मेरे को 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए तो 10 लाख रुपए तो होने चाहिए ना मेरे पास। इच्छा से तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब एक इच्छा को मांग बनाने में पैसा भी बहुत ज़रूरी है, साधन भी है, ठीक है। हम सेकंड बात आगे नेक्स्ट बात करें इसकी। उसके बाद हमें तत्परता, तत्परता होती है पैसा खर्च करने की शक्ति, पैसा खर्च करने की शक्ति। अगर हम इसकी बात करें, देखो मेरी इच्छा भी है, जो मेरे को मोबाइल लेना है 20,000 का, मेरे पास पैसा भी है 20,000 रुपये जेब के अंदर है, लेकिन मेरे पास तत्परता भी होनी चाहिए, यानी पैसा खर्च करने की शक्ति भी होती है। होते ना कंजूस होते हैं जो पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते। अब जो पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो वस्तु खरीद लेंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। इसका मतलब मांग नहीं बन पाएगी। इसका मतलब जो पैसा है मेरे पास, इच्छा भी है, उतनी मात्रा में पैसा भी है मेरे पास, लेकिन खर्च करने की पावर तो होनी चाहिए मेरे में, ताकि मैं आसानी से उसको पैसे निकाल के दे दूं, वो मेरे को वस्तु दे दे, वो मांग हमारी कंप्लीट हो जाए, यानी मांग बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसके अंदर आवश्यक तत्व में, एक निश्चित कीमत भी होनी चाहिए उसकी, निश्चित कीमत। देखो मेरे पास इच्छा भी है, पैसा भी है, तत्परता बहुत है, मैं जल्दी खर्च कर देता हूँ पैसे को, लेकिन निश्चित कीमत तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है अगर मेरी इच्छा जागृत हो गई, पैसा भी बहुत है मेरे पास, तत्परता भी बहुत है, तो मैं 10 रुपये वाली वस्तु का 100 रुपये थोड़ी दे आऊँगा, या जो 20,000 का मोबाइल है वो 40,000 थोड़ी दे आऊँगा उसका। एक निश्चित कीमत होती है। कीमत तो पूछते हैं मुझसे, भी इसकी एक निश्चित कीमत है, ये 20,000 का मिलता है तो हम 20,000 रुपये दे देंगे, यानी एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। कीमत के बिना वस्तु नहीं बिकती, कीमत के बिना वस्तु कभी नहीं बिकती। हम जाके कई बार दुकानदार से कहते हैं ना ये सामान दे दो, और उससे पूछते हैं कीमत क्या है, वो कहेगा चलो कोई नहीं कर लेंगे। उसके अंदर फिर बारी बार पूछते हैं हमें कीमत बता दो जी, कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। कई बार बोल देते हैं ना सिर्फ दुकानदार, कोई बात नहीं है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बाद में नहीं, उसकी कीमत मैं पहले लेता हूँ, निश्चित कीमत का तो पता चले ना भी ये वस्तु कितने की है, ताकि हमें देने में आसानी रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निश्चित समय। देखो आपके बुक में है वो सिर्फ ये 3 दिए हैं, मैंने आपको कंप्लीट 5 बता दिए। अगर आपके ये प्रश्न आता है मांग के आवश्यक तत्व बताओ, या आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं प्रश्न के अंदर प्रभावशाली मांग के तत्व, प्रभावशाली मांग के तत्व। प्रभावशाली यानी जब वस्तु बिक जाती है तब वो प्रभावशाली मांग बन जाती है। इसका मतलब वो बाजार से वस्तु चली गई और एक व्यक्ति के पास आ गई, ठीक है। तो निश्चित समय भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है हमारे पास इच्छा भी है आइसक्रीम खाने की, पैसे भी है, तत्परता भी है, भी हम पैसे खर्च भी कर सकते हैं, और कीमत भी हमें निश्चित पता है, कीमत ही निश्चित है। तो क्या सर्दियों में आइसक्रीम खा लेंगे? समय तो होना चाहिए ना। हमें बढ़िया से एक कोट लेना है, सर्दियों में काम आता है कोट, लेकिन गर्मियों में बात करें हमें वो इच्छा भी हुई हमें कोट लेना है जी, कीमत भी हमें पता है, पैसा भी है, तत्परता भी है, लेकिन निश्चित समय नहीं है। घर वाले बोल देंगे अरे गर्मियों में तू क्या करेगा, तेरे काम का क्या है वो, सर्दियों में लेना ताकि काम आएगा तेरे, समझ रहे हो बात। तो ये 5 तत्व जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मांग पूरी नहीं होगी।
यानी वस्तु बाजार से नहीं बिकेगी। वस्तु बाजार से तभी बिकेगी जब ये पांचों तत्व क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। आपकी इच्छा भी होनी, अगर इच्छा न हो, बाकी सब कुछ है आपके पास, आप वस्तु नहीं खरीदोगे। अगर इच्छा भी है, धन नहीं है, बाकी सब कुछ आपको, धन नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। तत्परता, आपके पास इच्छा भी है, पैसा भी है, कीमत भी निश्चित है और समय भी निश्चित है, लेकिन तत्परता नहीं है, पैसा खर्च नहीं कर सकते आप, तो खर्च ही नहीं करोगे तो वस्तु कौन देगा आपको। इच्छा भी है, पैसा भी है, तत्परता भी है, समय भी है, लेकिन कीमत निश्चित नहीं है तो भी आप नहीं खरीदोगे, और निश्चित समय नहीं है तो भी आप नहीं खरीदोगे। यानी जब ये पांचों तत्व मिल जाएंगे, ये पांचों तत्व कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तब जाके आपकी मांग बनेगी प्रभावशाली मांग। यानी मांग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप वस्तु बाजार से खरीद लाओगे, बाजार में क्रय विक्रय हो जाएगा, ठीक है, यानी वो मांग कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने मांग का अर्थ पढ़ा, मांग क्या होती है, ठीक है, उसके बाद मांग के हमने आवश्यक तत्व भी पढ़ लिए। तो ध्यान से रखना भी, इनको मत भूलना, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मांग कंप्लीट होती है, मांग पूरी होती है। अब हम बात करते हैं आगे इसके नेक्स्ट पर्सन की। देखो बात करते हैं मांग अनुसूची की। मांग अनुसूची, मैंने आपको पहले कहा था, हम जितना भी सिलेबस करेंगे वो पर्सन के आधार पर करेंगे, पर्सन भी करते जाएंगे साथ साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। और साथ में जितने भी पर्सन जो मैं करवा रहा हूँ ना, यही एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके, ये जो बुक्स के पीछे आपको मिलने वाले हैं, आपको सिर्फ यही याद रखने हैं, ठीक है। और गारंटी देता हूँ 90+ आपके नंबर आएंगे +2 के अंदर, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो, ऐसे इनको याद करते हो, चलते हो। तो देखो चलो बात करते हैं मांग की अनुसूची की। देखो मांग अनुसूची होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और सेकंड होती है आपकी बाजार मांग अनुसूची। देखो बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति की जब बात करेंगे तब तो बनाएंगे, वो तो बनाएंगे हम व्यक्तिगत मांग सूची, एक व्यक्ति की बात की जाएगी सिर्फ, ठीक है। क्या बाजार में एक ही व्यक्ति होता है क्या खरीदने वाला, बहुत होते हैं, यानी जब सभी व्यक्तियों की बात करेंगे तब बनाएंगे बाजार मांग सूची। जैसे मैं बाजार में कोई सामान लाने देता हूँ तो मेरी तो है व्यक्तिगत मांग सूची, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हो, अन्य बहुत से पर्सन है जो बाजार में सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार के पास खड़े हैं, रेडियो में खड़े हैं, बाजार में वही सामान, जैसे मैं एक ड्रेस खरीदता हूँ, आप भी ड्रेस खरीद रहे हो, क्योंकि आप देखते हो ना दुकान में जाते हो तो कितनी भीड़ होती है, सभी कुछ ना कुछ खरीद। जब मेरी अकेले की बात होगी तब तो होगी व्यक्तिगत मांग सूची, और जब पूरे बाजार के अंदर जितने व्यक्ति वस्तु खरीद रहे हैं वो होगी बाजार मांग सूची। हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं केले की बात करते हैं, मैंने बाजार से 2 किलो केले लिए, ये तो व्यक्तिगत मांग सूची। लेकिन मैंने लिए, आपने भी केले लिए थे बाजार से 3 किलो, ये है यानी इनका योग, यानी कितने बाजार से कितने बिक गए, 5 किलो बिक गए ना। 2 किलो मैं लेके गया बाजार से, 3 किलो आप लेके गए, यानी बाजार से तो 5 किलो चले गए, 5 किलो के बराबर डिमांड मांग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। भी जब एक व्यक्ति की बात होती है तब तो होती है व्यक्तिगत मांग सूची, और जब सभी व्यक्तियों के योग की बात होती है उसे बोलते हैं बाजार मांग अनुसूची, ठीक है। अब बात करते हैं सिर्फ व्यक्तिगत मांग अनुसूची की। मांग सूचियाँ 2 प्रकार की होती है, उसके अंदर फर्स्ट है आपकी व्यक्तिगत मांग अनुसूची। देखो व्यक्तिगत मांग सूची, एक तो बात मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती है। देखो परिभाषा सेम ही चलेगी, हमने मांग की परिभाषा पढ़ी थी, भी कीमत दी होने के कारण एक नियत समय में जो उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मात्रा खरीदी जाती है वो वस्तु की मांग कहलाती है। हमने ये मांग के अंदर स्टार्टिंग लेसन शुरू किया था, उसके अंदर अर्थ बता चुका हूँ आपको मैं ये परिभाषा लिखता हूँ, उसी परिभाषा पर हम बाजार की व्यक्तिगत सबकी परिभाषा बना देंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं पहले वाली मांग की परिभाषा लिखता हूँ, वस्तु की कीमत दी होने पर एक मैं उपभोक्ता लिख देता हूँ, उपभोक्ता द्वारा नियत समय में
खरीदी गई वस्तु की मात्रा मांग कहलाती है। देखो परिभाषा ये मांग की थी, हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करें आप व्यक्तिगत मांग की, व्यक्तिगत की कर रहे हो तो इसका मतलब व्यक्तिगत में एक की बात होती है। तो आप क्या करो, वस्तु की कीमत दी होने पर एक भोक्ता द्वारा, पहले एक नहीं लगाया था भोक्ता द्वारा, अब एक शब्द लगा दो, एक भोक्ता द्वारा नियमित समय में खरीदी गई वस्तु की मात्रा व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। अब मैं इसको बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा बनाऊं तो देखो, वस्तु की कीमत दी होने पर अनेक भोक्ता द्वारा, क्योंकि बाजार में एक थोड़ी होती है, अनेक होते हैं, एक से ज़्यादा अनेक होते हैं, तो अनेक भोक्ता द्वारा नियमित समय में खरीदी गई वस्तु की मात्रा बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। देखो परिभाषा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता होना चाहिए मांग के बारे में। मांग की परिभाषा में पता थी, जब व्यक्तिगत मांग बनानी है तो एक शब्द लगा दो, जब बाजार मांग बनानी है तो एक से ज़्यादा यानी अनेक शब्द लगा दो, या 10 भोक्ता 5 भोक्ता जो भी है जितने बाजार में, और बाजार में तो कोई 10 या 2 कोई फिक्स तो होते नहीं है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसका मतलब हम अनेक शब्द लगा देते हैं। यानी सुबह से लेकर शाम तक जो भी रात को जितने भी वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो हम इसलिए अनेक शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये शब्द आपको सिर्फ एक ही शब्द परिवर्तन कर कर आप क्या कर सकते हो, इनकी परिभाषा बना सकते हो। मांग की परिभाषा तो आप एक शब्द हटा दो, ये हटा दो, ये मांग की परिभाषा है। वस्तु की कीमत दी होने पर भोक्ता द्वारा नियमित समय में खरीदी गई वस्तु की मात्रा मांग कहलाती है। व्यक्तिगत मांग सूची आप इनको पूरा कर दो, एक यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। तो कितना सिंपल है परिभाषा, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक दो शब्द चेंज करने हैं, और जो एक दो शब्द चेंज कर कर परिवर्तन कर कर आप तीनों परिभाषा याद कर सकते हो। मांग की याद कर सकते हो, व्यक्तिगत मांग की कर सकते हो, और बाजार मांग की कर सकते हो। अब इसके आधार पर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्या, हमने एक भोक्ता की बात करनी है, मान लो हमने ए भोक्ता ले लिया जो एक की बात है, एक ही है, ए भोक्ता है वो एक ही है, एक ही, इसका मतलब व्यक्तिगत मांग की बात हो रही है। हम बात करते हैं अनार की कीमत की, इसकी बात करते हैं अनार, यानी एक भोक्ता को अनार का भी पता है भी कितने रुपए कीमत में मिलता है और कितने रुपए कीमत में वो कितनी वस्तु की मात्रा खरीदता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ लिख देंगे अनार की कीमत और यहाँ लिख देंगे अनार की मात्रा, ठीक है। अब एक भोक्ता जो अनार की कीमत बाजार में 25 रुपये थी, आपके जो सिलेबस के अंदर जो एग्जांपल दिया है वही करवा रहा हूँ आपको मैं, उसी के आधार पर हम डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, अलग नहीं है कुछ भी। 25 रुपये कीमत पर ए भोक्ता 1000 ग्राम क्या करता था, यानी 1 किलो 1000 ग्राम जो अनार था उसकी मांग करता था, इतनी वस्तु खरीदता था, ठीक है। जैसे ही कीमत बढ़कर 50 रुपये, उसने जो मात्रा है वो 750 ग्राम की। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो आप, कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु को हम कम खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, कम ही खरीदेंगे। मान लो जो वस्तु हमें सस्ती मिल रही है उसको तो हम ज़्यादा खरीद लेंगे। आज हम केले लाने गए बाजार से, अगर वो 40 रुपये किलो है तो हम 1 किलो ही ले आएंगे, हमारे पास 40 रुपये है। यदि वो हमें 30 रुपये मिल रहे हैं तो हम 1.5 किलो ले आएंगे, या 1.5 किलो के लगभग आ जाएंगे। अगर वही हमें केले 20 रुपये मिल रहे हैं तो हम 2 किलो ले आएंगे। यानी अगर वो कीमत कम हो रही है तो मात्रा ही बढ़ रही है, और वही 20 रुपये का 40 रुपये हो जाए तो जहाँ 2 लाते थे वहाँ पर किलो ले आएंगे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो मात्रा तो कम होती होती है, तो स्वाभाविक बात है, हमारे नॉर्मल जीवन में जुड़ा हुआ है। घर वाले बोलते हैं ना पैसे देकर ये सामान ले आना, वो ये भी कहते हैं अगर इतने रुपए की मिले ना तो इतना ले आना, अगर महंगी मिलती हो तो आप ऐसे करना इतना ही ले आना, ठीक है भी। अगर आपको 40 रुपये मिले तो आप किलो ले आना, अगर 20 मिले तो आप 2 किलो ले आना, ऐसा बोलते हैं वो पैसे देकर जो भी वस्तु मंगवाते हैं। तो इसका मतलब जैसे इसकी कीमत 75 रुपये हुई, ए भोक्ता ने इसकी मांग 500 ग्राम की, और जैसे कीमत इसकी 100 रुपये, ए भोक्ता ने 250 की मांग करनी शुरू कर दी। हम बात देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, अभी जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मात्रा कम होगी, लेकिन यहाँ पर हम बात करें व्यक्तिगत मांग सूची की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ए भोक्ता एक को ही लेकर चलना है, एक भोक्ता को लेकर चलना है, ये बात नहीं भूलना आपको, क्योंकि व्यक्तिगत मांग सूची की परिभाषा ही हमने ये लिखी है भी एक भोक्ता के द्वारा,
निश्चित कीमत पर निश्चित समय में जितनी वस्तुओं की मात्रा खरीदते हैं वो उसके व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। तो 25 रुपये पर 1000 की मांग कर रहे हैं, 50 पर 750 की कर रहे हैं, 75 पर 500 ग्राम की कर रहे हैं और 100 पर 250 ग्राम की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब ये आपका हो गया व्यक्तिगत मांग अनुसूची। क्या हो गया? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। उपभोक्ता की एक की बात हो रही है, अनेक की नहीं हो रही। यहाँ पर एक शब्द लिखा है हमने, एक लिखा है, इसका मतलब व्यक्तिगत मांग अनुसूची की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी के आधार पर हम डायग्राम बनाना चाहें तो भी हम तैयार कर सकते हैं बढ़िया तरीके से व्यक्तिगत मांग अनुसूची का। तो देख लो कैसे। यह आपका OX अक्ष है, OY अक्ष है, यहाँ पर हमने कीमत ली और यहाँ पर हमने मांग मात्रा ले ली। ठीक है, यहाँ पर हमने कीमत ली, यहाँ हमने मांग मात्रा ले ली। आप लिखोगे नीचे OY अक्ष पर हमने कीमत को लिखा है, OX अक्ष जो आपका ये है उस पर हमने मांग की मात्रा ली है। देखो आपको स्पष्ट दिया दे रहा है भी हम बना रहे हैं ए उपभोक्ता का व्यक्तिगत मांग वक्र बना रहे हैं, ए उपभोक्ता का। तो देखो 25 रुपये की कीमत है, सबसे पहले हम पैमाना लेते हैं 25, 50, इसके ले लेते हैं कोई 25-50 का नहीं, थोड़ा छोटा ले लो, चलो 25, 50, 75 ये ले लेते हैं, ऐसा मैंने सिंपल हो जाएगा। इधर आपको 1000 तक लेके जाना तो 250 के ले लो, 250, 500, 750 और 1000 ग्राम। ये जो आपकी मात्रा है वो ग्राम में है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप, जितना भी आपने बनाया वो टोटल चीज़ आप डायग्राम में दर्शा सकते हो। यानी जो परिभाषा है वो टोटल डायग्राम में दर्शाई जाएगी, जो टेबल है वो टोटल डायग्राम में दर्शाई जाएगी, अलग से आपको कुछ नहीं लिखना। अब बात करते हैं हम आगे इसको पूरा करने की। देखो ए उपभोक्ता 25 रुपये कीमत पर कितनी मांग कर रहा है? 1000 रुपये की। तो आपका पहला जो बिंदु है वो आपका ये है, 25 रुपये कितनी मांग हो रही है? 1000 रुपये की। सेकंड आपका 50 रुपये पर कितने की मांग हो रही है? 750 की। ये आपका सेकंड बिंदु है। तीसरा आगे क्या है? 75 रुपये पर कितनी मांग हो रही है? 500 की। ये आपका तीसरा बिंदु बन गया जी। उसके बाद 100 पर कितने की मांग हो रही है? 250 की। ये आपका चौथा बिंदु तैयार हो चुका है। इन बिंदुओं को मिला दो आपस में। जैसे आप इन बिंदुओं को मिलाओगे, मैं मिला देता हूँ यहीं से, ये आपका होगा व्यक्तिगत मांग वक्र। समझा की बात? यानी करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है व्यक्तिगत मांग अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, उसके अंदर ए उपभोक्ता होता है। यानी आपको एक ही उपभोक्ता की डायग्राम बनाना है, टेबल बनानी है और एक ही उपभोक्ता का डायग्राम बनाना है, एक ही उपभोक्ता के आधार पर आपको परिभाषा तैयार करनी है। मैं एक बार परिभाषा फिर बता रहा हूँ। वस्तु की कीमत दी होने से एक उपभोक्ता द्वारा नियमित समय में खरीदी गई वस्तु की मात्रा वो कहलाती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची। एक ही उपभोक्ता द्वारा, तो एक उपभोक्ता ने हमने ए ले लिया, तो ए ले लिया तो 25 पर 1000 की मांग कर रहे हैं, 50 पर 750 की मांग की जा रही है, 75 पर 500 की मांग की जा रही है और 100 पर 250 की मांग की जा रही है। इसी को बिंदु हमने बना के आगे क्या बना दिया? इसका डायग्राम बना दिया। देखो 25 पर 1000 की, 50 पर 750 की, 75 पर 500 की और 100 पर 250 की। इसका मतलब ये जो आपका वक्र बना है वो ए उपभोक्ता का व्यक्तिगत मांग वक्र बना है। ये व्यक्तिगत मांग वक्र आपका कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल है ना। सिर्फ हमने मांग की जो परिभाषा लिखी थी उसी के आधार पर तो हमने व्यक्तिगत मांग सूची बना दी, उसी के आधार पर हमने व्यक्तिगत मांग टेबल बना दी, तालिका बनाई थी ये जो, और इसी परिभाषा के आधार पर हमने व्यक्तिगत मांग का जो रेखा चित्र है, वक्र है, वो हमने कंप्लीट कर दिया। और इसी को आगे आप लिखोगे जैसे ए उपभोक्ता जो जैसा कि रेखा चित्र में दिया गया है, OY अक्ष पर हमने कीमत ली, OX अक्ष पर हमने मात्रा ली ग्राम के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर ए उपभोक्ता जब 25 रुपये अनार की कीमत होती है तो ए उपभोक्ता 1000 की मांग करता है, जब 50 की मांग होती है तो 750 कीमत होती है, 750 ग्राम वस्तु की यानी अनार की मांग करता है, वस्तु खरीदता है। अगर कीमत 76 रुपये हो तो वो ए उपभोक्ता 500 ग्राम अनार की मांग करता है, वस्तु को खरीदता है। जब कीमत 100 रुपये हो तो 250 ग्राम अनार की मात्रा वो खरीदता है। ठीक है, यानी एक शब्द आपको साथ रखना है। एक शब्द मैंने ए ले लिया, यानी एक की बात हो रही है। बाजार में हम एक से ज़्यादा लेंगे, कितनी ले सकते हो आप? ए बी सी, यानी सबको जोड़ना ही तो है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था,
भी एक 1000 की मांग कर रहा है, दूसरा 1100 की मांग कर रहा है, तो टोटल तो 2100 की मांग हो रही है। तो बाजार में एक उपभोक्ता तो होते नहीं है, अनेक होते हैं। उसी के आधार पर हम परिभाषा बनाएंगे, उसी के आधार पर हम तालिका टेबल बनाएंगे, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, डायग्राम को तैयार करेंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे बढ़िया इंटरेस्टेड जो आपका लेसन है वो बहुत ही मांग का अवधारणा इन कंसेप्ट और डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इतने ही पढ़ने हैं। जो बाजार मांग सूची है वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको ये व्यक्तिगत मांग के बारे में, मांग के आवश्यक तत्व और जो मांग के अर्थ जो हमने पढ़ा था, मीनिंग पढ़ा था, वो आपको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाकर तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ तक इतना ही। थैंक यू।